तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जो हमारा सिलेबस है ना, मैंने उसको क्वेश्चन फॉर्म में बांट रखा है। ठीक है, जो पूरा चैप्टर है उसको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्मेट में बना रखा है। जितने भी टॉपिक्स है वो सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में आएंगे। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम डिस्कस करते जाएंगे। वैसे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। बीच बीच में जहां जहां न्यूमेरिकल्स होंगे वहां वहां हम न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो हमारा पहला है व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये कोई नई चीज नहीं है, क्लास 9 में या उसके पहले भी हम ये चीज पढ़ते आए हैं। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है, दैट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर। जैसे कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। इनका क्या होता है कि दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जिनको बताने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ दे ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे अभी, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वहां पर हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। ये सारी क्वांटिटीज जो है क्लास 9 में तुमने पढ़ रखी होगी। ठीक है, देखो हमारा जो क्लास 11th है ना, वो क्लास 9 से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। क्लास 9 पे हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसी को डिटेल में थोड़ा एक्सटेंड करके हमें क्लास 11th में पढ़ना होता है। तो अगर हम स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस देखें तो स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि वेक्टर्स में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होता है इनके पास। स्केलर्स चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। अगर उनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है तो स्केलर की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, तो या तो तुम मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर हम चेंज करते हैं तो वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और 5 मीटर पर सेकेंड साउथ, ये दोनों दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग वेक्टर्स है। वाई? मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इस केस में सेम है, बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, याद होगा कि जब हम 9th में पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, उनकी उसकी स्पीड जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जैसे कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो क्या होता है, सपोज एक बॉडी सर्कुलर मोशन में, तो अगर वो इस तरह से मान लो घूम रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टैंजेंट। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टैंजेंट। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टैंजेंट। तो यहां पर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी चेंजेस। डायरेक्शन इज चेंजिंग। इसका क्या मतलब होता है, जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रहा है। तो वेक्टर्स को चेंज होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन हो या दोनों चेंज हो, वेक्टर विल चेंज। नाउ स्केलर को ऐड करने के लिए वी यूज सिंपल एडिशन। जैसे कि 5 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज 7 मीटर। लेकिन अगर ये 5 मीटर ईस्ट प्लस 2 मीटर नॉर्थ होता तो उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे। उसके लिए स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं जिनके थ्रू ही वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। तो दैट वी विल स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन से,
जहां पर क्या होता है उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ होता है। जैसे कि सपोज ये तुम डायग्राम देखो, यहां पर क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर जो उसका हेड है वहां पे एक एरो बना हुआ है। सो इट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का लेंथ, ये जो एरो है एरो का लेंथ उतना बड़ा होता है। जैसे हमारे पास जो हमने एग्जांपल लिया है, यहां पर हमने माना है कि सपोज किसी बॉडी के पास वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आ रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ईस्ट का डायरेक्शन ये हो गया, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या 40 किलोमीटर पर आवर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मान लो हम एक स्केल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसके लिए 40 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या होगा 4 सेंटीमीटर। दैट्स वाई ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो एरो है, जो एरो का डायरेक्शन होता है वो दिखाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। एरो पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो क्योंकि ये जो वेलोसिटी थी ये ईस्ट की तरफ थी, तो जो एरो है उसका हेड किस साइड है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, जहां से इसकी शुरुआत होती, जैसे ये अगर बना रहे तो हम इस तरह से ऐसे बनाते हैं एरो। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहां से किया, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारा टेल है यहां से हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर बनाना, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। और जहां पर हम खत्म करते हैं दैट इज हेड। हेड को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, जहां पे खत्म हो गया हमारा एरो। ठीक है, तो कॉपी में हेडिंग देना रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कॉपी में हेडिंग दे देना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाया है डायग्राम बना लो, और यहां पे लिख लेना कि लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड एंड arrowhead gives direction। ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम को कॉपी कर लो, और उसके नीचे लिखना लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड एंड arrowhead गिव्स डायरेक्शन। अगर हम दो वेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है तो उसका एरो जो होगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, तो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है, पूरा ये नहीं लिखना है, सिर्फ जो मैंने खुद से लिखा है यहाँ पे बस उतना ही को लिखना है। ठीक, वही लिखना है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने वाला वेक्टर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहां पर हमारे पास एक पॉइंट पी है। हम पॉइंट पी को लोकेट करना चाहते हैं, तो जहां पर हम खड़े हैं दैट इज ओरिजिन। जनरली जो ऑब्जर्वर होता है वो कहां पे खड़ा होता है, ओरिजिन पे खड़ा होता है। तो ओरिजिन से जिस पॉइंट को हम लोकेट करना चाहते हैं दैट इज पी पॉइंट को हम लोकेट करना चाहते हैं, वहां तक अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें तो दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना। पोजीशन वेक्टर दो बात बताता है, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर जो हमने एरो यहां पे बनाया है उसका जो लेंथ होगा वो क्या बताएगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो लेंथ होता है इट टेल्स द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरी बात, एरो हेड जो होता है, जो हमने वेक्टर बनाया है, जो एरो हेड है, एरो हेड क्या बताता है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो जो पॉइंट पी है उसका क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो है। ठीक है, तो जनरली इसको रिप्रेजेंट, जो हम डायरेक्शन बताते हैं वो किसी एक एक्सिस के रिप्रेजेंट के रेफरेंस में बता रहे होते हैं। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बताएंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट पी है
ये थीटा एंगल पे है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे ये लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस। जो भी हमारे पास ये वेक्टर होगा उसका जो लेंथ होगा वो हम उतना डिस्टेंस मान लेंगे। दैट पॉइंट पी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस। सपोज ये जो हमारा वेक्टर है इसका लेंथ है 5 यूनिट, तो हम बोलेंगे पॉइंट पी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट from the origin and its direction is theta degree from the x-axis। यहां तक बात आई समझ में? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो हम ओरिजिन से एक वेक्टर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? देखो पोजीशन वेक्टर में एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर इसको हम आर ऐसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये लिख ले, ये ध्यान दे देना, इट इज डिनोटेड बाय आर और उसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन होता है। यहां तक कुछ पूछना है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह होगा तुम चैट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वहां से भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, और कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट पी पे है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओरिजिन से लेके पी तक। अगर हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। तो उसको मैं आर वेक्टर से डिनोट करता हूं। आर यहां पे क्या है? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी। ना यहां पे एज्यूम करते हैं कि आफ्टर टाइम टी द ऑब्जेक्ट मूव्स टू अनदर पॉइंट क्यू। टाइम टी के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है, क्यू पे, यहां पे पहुंच जाता है। तो अब इसका लोकेशन क्या होगा? अब इसको हम डिनोट करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये है अब इसका पोजीशन वेक्टर, तो उसको मैं आर डैश से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो मतलब लेट आर डैश इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट क्यू। अब देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पी से क्यू तक चेंज हुआ है। ठीक है, पहले वो पी पे था, अब कहां पर पहुंच चुका है? क्यू पे पहुंच चुका है। तो ये जो पोजीशन में चेंज है वो कितना चेंज किया है? ठीक है, पोजीशन में पी से क्यू तक जो ऑब्जेक्ट चेंज किया है, मूव किया, वो कितना मूव किया है, इस चीज को डिनोट करने के लिए जो हमारे पास वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऑब्जेक्ट पी से मूव करना शुरू किया है, क्यू तक मूव किया है, तो ये एक ऐसा वेक्टर जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है और क्यू तक जा रहा है, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। ये जो हमारे पास वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर दैट joins the two points initial and the final position of the object। ये बात समझ में आई कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो एस यहां पर क्या है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर।
राघव तुम्हें आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारा नेटवर्क इशू है। आ रही है सर। ठीक है चलो, तो ये डायग्राम बना लिया, इसे कॉपी बना लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो चीज मैंने यहां पे समझाया वही चीज दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? Displacement vector is that vector which tell us how much in and in which direction an object has changed its position in a given time interval. ठीक है, एक given time interval में कोई ऑब्जेक्ट कहां, मतलब किस डायरेक्शन में और कितना उसने अपने पोजीशन को चेंज किया है। तो पोजीशन वेक्टर एट टी को हमने आर माना था और पोजीशन वेक्टर एट टी डैश को हमने आर डैश माना था। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज पी क्यू वेक्टर ऑल्सो, विच इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ना थोड़ा थ्योरी है, ठीक है, चीजें समझना पड़ता है कि अलग अलग टाइप के वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, और फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। तो अगर हमारा थ्योरी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो हम न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से कर लेंगे, और अगर थ्योरी में दिक्कत है तो न्यूमेरिकल करने में बहुत दिक्कत होगी। लेट्स, अब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स है, जैसे इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो ये चार जो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जैसे फिक्स्ड वेक्टर हो गया, फ्री वेक्टर हो गया, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, इनके यूजेस कम होते हैं। पहले जो चार हैं वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे सभी को समझेंगे, लेकिन पहले चार को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि क्या होता है ये, ठीक है। पहला इक्वल वेक्टर क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स को हम इक्वल तब बोलते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर दो बातों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम कहते हैं वो इक्वल वेक्टर है। जैसे यहाँ पर ए और बी को देखो, दोनों एरोस का लेंथ सेम है, तो मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ए और बी दोनों को क्या कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है? देखो, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के इक्वल ही है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे ए और बी यहां पर नेगेटिव ऑफ ईच अदर कहलाएंगे, दैट इज बी इज नेगेटिव ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बी और ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एरो का लेंथ सेम है, लेकिन बी का जो डायरेक्शन है वो ए के ऑपोजिट है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब समझ में आया कि एक दो वेक्टर्स को हम नेगेटिव तब कहते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर बी इज नेगेटिव ऑफ ए, बी जो है वो ए के नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। इसे कॉपी में लिखना, मॉडुलस ऑफ, देखो मैं कॉपी में उन चीजों को लिखवा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिनको तुम नहीं लिखोगे तो जब हम आगे करेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उन चीजों को मैं कॉपी में नोट डाउन करवा दे रहा हूं। बाकी जो थ्योरेटिकल है उसके लिए तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, उससे तुम रिवाइज कर लेना। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, देखो मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है।
मॉडुलस ऑफ द वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर के दो पार्ट है। वेक्टर के दो पार्ट कौन कौन से हैं? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो हम यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न्ड है। सो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसका मैं मॉडुलस निकालना है तो हम ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए, और सिंपली ए लिख देते हैं, ना ऊपर एरो ना मॉडुलस का साइन। तो दोनों जो हो जाएगा वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मॉडुलस को कॉपी में नोट डाउन कर देना। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट वेक्टर जो होता है एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड यूनिट होती है। सो इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर, सपोज मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, हम बोलते हैं एक यूनिट वेक्टर बनाओ, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन उस वेक्टर ए के अलोंग ही होगा, बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है। सो हाउ डू वी गेट अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर को ऑब्टेन कैसे किया जाता है ये देखो। यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द गिवन वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस, ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे ए के ऊपर ये बना हुआ है कैप, ए कैप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लिख लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ऊपर ऐसे कैप बना दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं ए कैप, ठीक है। तो ये ए कैप जो है, जो यूनिट वेक्टर है हमारा, ए कैप, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। इट इज वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ। यहां तक बात क्लियर है? तो अब देखो यहां पे सिंपल सा मैथ्स लगाते हैं। अगर मुझे ए को रिप्रेजेंट करना होता तो ये क्या होता? मॉडुलस जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये हो जाता मॉडुलस ऑफ ए एंड ए कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। ये बात क्लियर है? यहां पे कोई डाउट? यूनिट वेक्टर का जनरली यूज जो किया जाता है वो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नोट डाउन हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और वेक्टर्स भी हैं जिसके बारे में जानना है, लेकिन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की शुरुआत कहां से होती है? ओरिजिन से होती है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, तो इट इज अ फिक्स्ड वेक्टर, वो एक फिक्स्ड वेक्टर है, ठीक है। फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी का कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, हम जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहें वहां पर एक हम वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का ऐसा नहीं कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई एंडिंग पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट की अपनी एक वेलोसिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, इनका कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, हर पॉइंट की अपनी एक वेलोसिटी होती है, हर पॉइंट का अपना एक एक्सेलरेशन होता है। तो दे आर कॉल्ड फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो इनका बस डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यूज बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट, कोलीनियर। नाउ व्हाट इज कोलीनियर? कोलीनियर का मतलब होता है ऑन द सेम लाइन। तो ऐसे वेक्टर्स जो या तो सेम लाइन पे है, ठीक है, या ध्यान रखना, या पैरेलल है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलीनियर वेक्टर। सेम लाइन या पैरेलल,
तो सेम लाइन का क्या मतलब है, जैसे ये वेक्टर ए है और यहीं पे वेक्टर बी है, तो ये कोलिनियर है, ठीक है, या दोनों वेक्टर पैरेलल है जैसे इस डायग्राम में, तो दोनों केस में इसको हम कोलिनियर कहेंगे। यहां पे डायरेक्शन सेम है, सो इसको हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। अब ये भी पॉसिबल है कि ए का डायरेक्शन ऐसा हो और उसी लाइन में बी का डायरेक्शन ऐसा हो। तो अब क्या है, दोनों वेक्टर सेम लाइन पे तो हैं, बट उनका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। तो उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे कोई डाउट है? नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पे हो तो उनको कोप्लेनर बोलते हैं। इनका बहुत कम इस्तेमाल करना कोप्लेनर वेक्टर टर्म का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। को इनिशियल वेक्टर, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी, ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। अभी मैंने पीछे एक डायग्राम बनवाया था, इस डायग्राम में देखो, जो आर और आर डैश है, ये दो वेक्टर्स हैं, अलग अलग पोजीशन के पोजीशन वेक्टर्स हैं। इनकी शुरुआत कहां से हो रही है, ओ से हो रही है। तो इन दोनों वेक्टर्स का सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। उसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि मोर देन टू वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे आके एंड कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो। तो अगर वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे आके टर्मिनेट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में? कोई डाउट है यहां तक? चलो ठीक है, अब एक नया टॉपिक समझते हैं, जीरो वेक्टर क्या होता है। देखो, जीरो को ही हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जीरो के ऊपर एक हम अगर एरो साइन लगा दे तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है और एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, मतलब कि नो फिक्स डायरेक्शन। अब तुम बोलोगे कि सर अगर इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है, डायरेक्शन भी कंफर्म नहीं है, तो जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो देखो, जीरो वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सपोज हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स है, हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, जीरो। तो क्या दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन एक स्केलर होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा ये कंसेप्ट मेंटेन रहे, इसलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया जीरो वेक्टर का। यूज कहीं पे नहीं होता ये जीरो वेक्टर, ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो दो इक्वल वेक्टर्स हैं, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो व्हाट विल रिमेन, क्या बचेगा? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जीरो वेक्टर बचेगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था, सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, तो उसके पोजीशन वेक्टर का लेंथ क्या होगा? कोई बताओ भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो उसके पोजीशन वेक्टर का लेंथ क्या होगा? चैट में मुझे लिख के बताओ, दोनों आंसर दो। सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर का लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर? राघव, क्या होना चाहिए उसका लेंथ? ये तो ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड फाइनल पोजीशन, पर मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, अब क्या होना चाहिए लेंथ? ये तो तूने मुझे डेफिनेशन बता दिया, ठीक है, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, इस पॉइंट पे ओरिजिन पे है वो, तो उसका पोजीशन वेक्टर का लेंथ क्या होना चाहिए? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि वो ओरिजिन पे ही है ना, तो उसके पोजीशन वेक्टर कोई लेंथ ही नहीं होगा। ठीक है, जैस्मिन बात आई समझ में? तो जीरो वेक्टर कंसेप्ट क्लियर हो गया है। जीरो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। अगर किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर में ऐड किया जाए तो वी गेट द सेम वेक्टर। अगर किसी रियल नंबर को जीरो में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी गेट अ जीरो वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस केस में वी गेट अ जीरो वेक्टर। ऑल्सो अगर लैम्डा और म्यू दो डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, कुछ भी इनकी वैल्यूज है, तो रिलेशन लैम्डा ए इज इक्वल टू म्यू भी तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों जीरो वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर। एक तो हमने पोजीशन वेक्टर की बात कर ली ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट द ओरिजिन, और दूसरा क्या है, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मान लो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेलोसिटी इज फिक्स्ड, which means that neither increases nor decreases, neither increase नॉर डिक्रीज, ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी घट रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, तो वन मार्कर में पूछा जा सकता है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर, तो उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। किसी वेक्टर को अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, देखो, किसी वेक्टर को जब हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम्स चेंज हो जाता है। सपोज कोई वेक्टर हमारे पास ए है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टू से, तो जो नया वेक्टर बना दैट इज बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड टू टाइम्स है ए वेक्टर का। ठीक है, एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर ए को हम यहां पे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो नया वेक्टर बनेगा, ठीक है, ए वेक्टर को जब -2 से मल्टीप्लाई किया गया तो जो नया वेक्टर बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए का ट्वाइस होगा, लेकिन क्योंकि हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है दैट्स अ डायरेक्शन जो हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी वेक्टर को एक हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया वेक्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है जिस रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स चेंज हो जाता है। अगर ये रियल नंबर पॉजिटिव है तो जो नया वेक्टर है उसका डायरेक्शन प्रीवियस वेक्टर की तरह होता है, और अगर ये रियल नंबर नेगेटिव है तो उस केस में जो नया वेक्टर है उसका डायरेक्शन प्रीवियस वेक्टर के ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ये हेडिंग दे दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, और उसके नीचे ये डायग्राम बना लो। अच्छा, वन मोर थिंग, ये सेशन में हमारा 1 मिनट से भी कम बाकी है। जैसे ही ये सेशन एंड होगा सेम लिंक को दोबारा क्लिक करना, फिर हम दोबारा हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जूम पे 40 मिनट्स का ही टाइम लिमिट, आफ्टर 40 मिनट्स हम एक और सेशन करेंगे ऑफ 20 मिनट्स जिससे हमारे क्लास कंप्लीट होगा।
हो गया कॉपी? आगे बढ़े?